नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, यहां यूपी निर्वाचन आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नवदीप रिणवा यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं। नवदीप सीईओ अजय कुमार शुक्ला के स्थान पर वो तैनात होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने नवदीप को नामित किया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो 1999 बैच के आईएएस अफसर भारत निर्वाचन आयोग ने इनकी नियुक्ति अब यहां पर की गई है। यूपी निर्वाचन आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवदीप यूपी के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं नवदीप। सीईओ अजय कुमार शुक्ला की जगह वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 5 बार से विधायक अजय राय ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम के दौरान तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय प्रवक्ता की मौजूदगी में उन्होंने कमान संभाली। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, राजस्थान सरकार में मंत्री धीरज गुर्जर, विधायक आराधना मिश्रा मोना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अजय राय ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज लोगों को परेशान कर रही है, जो बोल रहा है, जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, उसको ईडी और सीबीआई से डरवाया जा रहा है, उसके घर को गिरवाया जा रहा है, उसके संस्थाओं को गिराया जा रहा है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता अब एक आदमी जग गया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस पार्टी का साथ। तेलंगाना पहुंचे प्रदेश के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह राज्य के मेडक जिले की नरसापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को नरसापुर स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा फंक्शन हॉल में आयोजित मंडल स्तरीय बैठक में कोडोपल्ले और चिल्ली पचवेट मंडल के सभी बीजेपी मंडल अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों, विस्तारकों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 7-8 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में तेलंगाना चौथे स्थान पर है। अब खबर लखनऊ के सरोजनी नगर से है, जहां वृद्धजनों को निःशुल्क अयोध्या दर्शन कराने के लिए विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह रामरथ श्रवण अयोध्या यात्रा का संचालन उन्होंने किया है। इसी क्रम में बरकताबाद से 14वीं रामरथ श्रवण अयोध्या यात्रा रवाना की गई। पूरे सफर में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था से लेकर आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध भी किया गया। अयोध्या पहुंचकर श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। यात्रा के अंत में श्रद्धालुओं को रामचरितमानस की प्रति भेंट कर सहसम्मान उन्हें उनके घर पर छोड़ा गया। अयोध्या यात्रा कर बुजुर्ग काफी उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने अपने विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का आभार भी व्यक्त किया। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, महंत राजूदास के बयान पर बवाल मच गया है। सपा नेताओं में बयान को लेकर बेहद आक्रोश है। महंत राजूदास पर कार्रवाई की मांग यहां लगातार की जा रही है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। सपा नेता ने यह कार्रवाई की यहां मांग की है। सपा अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, ये कहा गया है। अखिलेश यादव को पीटे जाने की बात महंत राजूदास ने कही थी। इसके बाद अब सपा नेता स्लेंती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा नेताओं में भारी आक्रोश है। जिस तरीके का बयान महंत राजूदास ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो महंत राजूदास के बयान पर आक्रोश है। सपा नेताओं में बयान को लेकर बेहद आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब महंत राजूदास पर कार्रवाई की मांग यहां पर ज्ञापन के माध्यम से की गई है।
मांगे सर ये है कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, इनके बारे में जो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, एक साधु तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये एक कहावत होती है कि भेड़िया लिबाज में जो होता है, ये संत के लिबाज में एक बहुत दुष्ट टाइप के जानवर हैं, जो इनको मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये टीका लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये लोग रात में कहाँ जाते हैं, दिन में क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ ये जानते हैं। महराजगंज में अवैध वसूली के चलते एआरटीओ प्रदीप कुमार और उनकी टीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एआरटीओ, पीटीओ समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये मालवाहक ट्रकों से अवैध वसूली किया करते थे, जिसे लेकर अवैध वसूली के मामले में महाराजगंज जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गुजरात से नेपाल जा रहे ट्रक के मालिक से नेपाल में एंट्री की फीस के नाम पर 5,000 रुपए वसूल किए जा रहे थे। अमरोहा के रहने वाले ट्रक मालिक समेत 2 लोगों ने कोलुई और नौतनवा थाने में शिकायत दी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद महाराजगंज अंतर्गत अवैध वसूली के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक ड्राइवर से प्राप्त तहरीर पर कोलोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए उस ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि उससे कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही। जब इसकी गहनता से जाँच की गई तब इसमें कुल 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उन 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के एआरटीओ, पीटीओ, 2 अन्य कर्मचारी तथा 4 प्राइवेट लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां बाढ़ के पानी में एक मकान जो घिरा हुआ था वो अब ढह गया है। नींव धंसने से मकान भरभराकर गिर पड़ा। गंगा की बाढ़ के कहर से ग्रामीण डरे हुए हैं। परिवार राहत शिविर में रहने से जनहानि हुई। सदर के बख्शीपुरवा गांव में यह मकान ढहा है। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, यहां बाढ़ के पानी में घिरा मकान ढह गया। नींव धंसने से मकान पूरी तरीके से ढह गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार हो रही बारिश और गंगा के जलस्तर के बढ़ने से ये मकान यहां पर ढह गया। नींव धंसने से बड़ा हादसा यहां हुआ है। क्या नाम है आपका? रमाकांत राजपूत। रमाकांत जी, आपका मकान गिरा है, किस वजह से मकान गिरा है? ये सर पानी का जलस्तर बढ़ा तो नीचे जमीन अटकने के कारण मतलब। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आया जायजा लेने? अभी तक कोई नहीं आया, जबकि लेखपाल को मैंने कॉल भी किया, अभी भी थोड़ी देर पहले भी कॉल किया, अभी उन्होंने मतलब कॉल रिसीव भी नहीं की। कॉल रिसीव नहीं की, लड़ी आ रहे हैं। क्या ये आपके पास कोई अधिकारी पहुंचा? अधिकारी कोई आए नहीं यहाँ पर, केवल कल हमारे माननीय सांसद जी आए थे, जो भी टॉफी और बिस्कुट देके बच्चों को संतुष्ट करते हुए चले गए। पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 किलो 880 ग्राम अवैध चरस और 968 ग्राम अफीम के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 2 कार, 7 मोबाइल फोन और 16,390 रुपए भी बरामद किए हैं। पकड़ी गई अवैध चरस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल थाना सुनगढ़ी पुलिस, लखनऊ एसटीएफ, एसओजी और सर्विलांस पीलीभीत की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अटिंगा कार में 2 और स्विफ्ट डिजायर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये लोग चरस और अफीम नेपाल से मझौला की तरफ से लेकर आ रहे थे। उसी दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। देखिए, ये इसमें थाना सुनगढ़ी पुलिस, हमारी एसओजी पुलिस और एसटीएफ लखनऊ के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसमें कि 4 एनडीपीएस में जो माल है, जिसमें कि हमारे पास चरस और अफीम की स्मगलिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोग हम लोगों ने पकड़े और ये चारों का नेटवर्क जो है नेपाल से आगे बरेली और पंजाब तक इसमें इनका पाया गया है कि यहाँ से लेकर आते हैं नेपाल से और आगे तक इसको सप्लाई करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश और तेज हवाओं का कहर यहां देखने को मिला है। बारिश से आम का पेड़ अचानक से गिर गया।
इस पेड़ के जद में यहाँ एक ऑटो खड़ा हुआ था, वो आया है। स्थानीय लोगों ने ऑटो को किसी तरह बाहर निकाला। हादसे के वक्त सवारियां बुलाने ये चालक गया था और पेड़ के नीचे ऑटो खड़ा हुआ था। ऑटो खाली होने से यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के हरदोई रोड पर का ये पूरा मामला है, जहां एक पेड़ बारिश और तेज हवाओं के कारण गिर पड़ा और उसके नीचे एक ऑटो खड़ा हुआ था जो पेड़ की जद में आया। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है क्योंकि ऑटो इस वक्त खाली था। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। बारिश और तेज हवाओं का कहर लगातार जारी है। बारिश से एक आम का पेड़ अचानक से गिर पड़ा, इसके नीचे एक ऑटो खड़ा था। हालांकि ऑटो में कोई सवारी नहीं थी, जिस वजह से पेड़ के गिरने से कोई जनहानि यहां नहीं हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कन्नौज की तस्वीरें, जहां एक पेड़ अचानक से गिर गया, जिसके नीचे एक ऑटो जो खड़ा हुआ था वो भी पेड़ के नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी सवारी या कोई भी व्यक्ति इस ऑटो में इस वक्त नहीं था। मैं जो कार्यालय में बैठा हुआ था तो हमारा एक स्टाफ यहीं पे खड़ा हुआ, तो उसने हमको अचानक फ़ोन किया कि सर एक आम का पेड़ गिर गया है, कुछ लोग के टेम्पो में कुछ सवारी बैठी हुई है, उसमें वो पेड़ आ गया है। तो मैं भाग के जैसे आया तो अच्छा ये हुआ कि वहाँ किसी प्रकार की कोई सवारी को चोट नहीं लगी और उसको आराम से निकाल लिया गया। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारी को लाए और क्योंकि जाम लग गया था चारों तरफ से, काफ़ी जो व्यस्त रोड है उसको मैंने रोड खाली कराया। हम वहाँ पे आ रहे थे, सवारी जो है अपने हाथ दी, जैसे मैंने उसको बिठाने की कोशिश की वैसे गिर गया। तो कोई किसी को चोट तो नहीं लगी? चोट किसी नहीं लगी। तो कितना टेम्पो का नुकसान हुआ आपका? हाँ, नुकसान तो सामने लगभग कितने हुआ होगा। किस तरीके से बचाया गया टेम्पो, किस तरीके से आप बाहर निकाले गए? मैं अपने हाथ से निकला हूँ। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बना सिंधी हॉस्पिटल, जहां पर मंगलवार शाम महिला डिलीवरी के दौरान भर्ती हुई थी, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल डॉक्टरों ने जन्मी बच्ची को बचा लिया है, मगर मौत की सूचना के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि ऑपरेशन रूम में जाने से पहले खुशबू यादव अच्छे से बात कर रही थी, मगर 10 मिनट बाद डॉक्टर द्वारा परिजनों को सूचना दी जाती है कि आपके पेशेंट की जान चली गई है, जिसके बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने से मौत की आशंका जताई है। सिंधी हॉस्पिटल में एक महिला जो है वो दिनांक 22/8/2023 की शाम को एडमिट हुई थी। उनको डिलीवरी होनी थी। कल उपचार के दौरान ऑपरेशन थिएटर में उनकी डेथ हो गई, जिस पर मृतका महिला के पति द्वारा श्री मनोज यादव जुगईपुर थाना बिदनू द्वारा जो है वो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया तथा एक तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्या नाम है? सुमन यादव। क्या मामला है, किस लेकर आप लोग हंगामा? ये डिलीवरी होनी थी इनके और निधि सहगल का इलाज 6 महीने से वहीं का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं का ट्रीटमेंट चलने के बाद निधि सहगल ने बोला, जब कल दिखाने गई कि तो निधि सहगल ने कहा टाइम ओवर हो गया, जब आपका इलाज चल रहा था तो आपको पहले बताना चाहिए, पहले टाइम ओवर हो गया, आप इनको एडमिट कर, आप जाइए वहाँ एडमिट हुई है सिंधी हॉस्पिटल में। तो बोले ये वहाँ से आई तो बोले 7 बजे जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, अब तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा है तो तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। तो हम 7 बजे इनको लेके चले आए। इसके बाद इनके दर्द ज़्यादा होने लगा। दर्द होने के बाद हम बोले तो इनको ग्लूकोज चढ़ाया, फिर इनको दवा दी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बर्रा थाना क्षेत्र के मकान में ये चोरी यहां की गई है। लाखों का माल, नकदी इस दौरान चोर लेकर फरार हैं। चोरों ने मकान में जमकर उत्पात भी मचाया। मरीज को देखने अस्पताल ये परिवार गया था, तभी पीछे से चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया। परिवार के घर लौटने पर उनको ये जानकारी हुई। कानपुर से खबर, जहां बंद पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लाखों का माल और नकदी लेकर यहां से चोर फरार हैं। आपको बता दें, जो परिवार यहां रहता था वो अस्पताल गया हुआ था।
इसके पीछे से चोरों ने इसका फायदा उठाकर मकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बंद मकान में चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। L4/9 बर्रा 6 यहाँ की घटना थी। कल की रात हमारी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग हैलेट गए हुए थे। वहाँ से 1:30-2 बजे हमने अपने घर में ताले लगा के गए थे। 1:30-2 बज गया था, तो हमने कहा सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन जब मैं सुबह आया अपने बच्चे के साथ, देखा यहाँ का ताला टूटा हुआ है, घर की कुंडियाँ खुली हुई हैं। तब अंदर जाके देखा तो ये लॉकर, ये सब अलमारियाँ सब अस्त व्यस्त थी। तब मैंने पुलिस को सूचना दी। फिर हमारे यहाँ से कम नहीं तो 3.5-4 लाख रुपए की चोरी हुई है। कानपुर थाना बजोरिया के अंतर्गत एक युवक ने पंखे में लटक कर फांसी लगा ली। पड़ोसियों से पता चला कि वो कई प्रकार के नशे के आदी था, जिसके चलते वो काफी परेशान भी रहता था। लोगों ने बताया कि आर्थिक तंगी और नशे के कारण युवक ने फांसी लगा ली। मौके पर थाना बजोरिया पुलिस ने पहुंचकर निरीक्षण किया। गंदगी और प्रदूषण में कानपुर शहर का नाम लगातार टॉप रैंकिंग की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शहर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने और कूड़े को रिसाइकल कर प्रयोग करने के लिए कानपुर नगर निगम द्वारा नाना राव पार्क में ह्यूमन एवोल्यूशन पार्क का निर्माण किया गया है। इस ह्यूमन एवोल्यूशन पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और महापौर प्रमिला पांडे ने किया। पार्क के द्वारा शहरवासियों को यह मैसेज देने का प्रयास है कि जल्द ही शहर में इस तरीके की अन्य पार्कों का भी निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। साथ ही कूड़े को रिसाइकल कर इसका प्रयोग भी किया जाएगा। ये नानाजी राव पार्क में जो एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पार्क तैयार किया गया है, इसमें यूज टायर जो लगभग 5 टन के आसपास इस्तेमाल किया गया है। और एक तरह से ये एक मैसेज है, लर्निंग है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये मैसेज है इसमें कि कैसे चीज़ों को रीयूज करें और एक तरह से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, उनके बारे में मैसेजिंग है और एक काफ़ी एजुकेटिव पार्क है। अब खबर ललितपुर से है, जहां जनपद में मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशांत मलया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय श्रीवास ने नगरपालिका क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए दूध का नमूना लिया। इसके साथ ही नजाई बाजार, HM फार्मेसी मार्केट से कन्फेक्शनरी और मड़ावरा रोड मेहरोनी से मसाला नूडल्स का नमूना लिया गया। सभी नमूने खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला में जांच कराने के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर ये कदम उठाए गए। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद के विकासखंड तालबेहट की 17 ग्राम पंचायतों में योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों से ग्राम पंचायतों का वाटर सिक्योरिटी प्लान विकसित हुआ है। जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से अटल भूजल योजना की धनराशि से कराए जा रहे हैं। पिछले विभिन्न कार्यदायी विभागों की तरफ से ग्राम पंचायतों में वाटर सिक्योरिटी प्लान के अनुसार कार्यों की जांच के लिए जिलाधिकारी की देखरेख में जनपद कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्य करने वाले समस्त विभागों को निर्देशित किया कि इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिए जाएं। पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक
से अतुल कुमार गोयल जी, प्रमुख सचिव नगर विकास से अमृत अभिजात जी, सलाहकार मुख्यमंत्री कार्यालय से अवनीश अवस्थी जी, नगर विकास के सभी अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी पटरी व्यवसायी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी, और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के शाहजहांपुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा और पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप? आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है। और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।